नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वसा के बारे में, उससे पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड पॉइंट कुछ, कि कार्बोहाइड्रेट में जो तत्व विद्यमान होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक वही तत्व वसा में भी विद्यमान होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी तीनों के तीनों तत्व जो है वसा में भी पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। फिर दोनों के बारे में मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है और वसा से भी एनर्जी मिलने का काम होता है, लेकिन अंतर यह है कि एनर्जी जो वसा से मिलता है वह कार्बोहाइड्रेट के मुताबिक बहुत ही ज्यादा होता है। अब वसा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के मुताबिक ज्यादा जो है उसमें एनर्जी होती है, लेकिन अंतर यह है कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है और पूर्णतः पाचन देखा जाए तो क्षुद्रांश यानी छोटी आंत में होता है, डेरिनम वाला पार्ट में होता है। लेकिन वही अगर बात किया जाए वसा का, फैट का, तो फैट का पाचन केवल शुरुआत भी और अंत भी उसका छोटी आंत में ही होता है, उससे पहले उसका पाचन नहीं होता है। लेकिन जैसे उसका पाचन हो जाता है वह कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा जो है एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी को देता है कौन? फैट। अब फैट के आधार पे हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर किया था संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। कुछ वनस्पति में पाए जाते हैं, कुछ जीव जंतु में पाए जाते हैं। जैसे संतृप्त वसा देखा जाए तो जीव जंतु में पाए जाने वाले जो वसा है, जैसे पनीर, दूध, इन सब में ये भी तो जीव जंतु से ही प्राप्त होता है। तो ये जो वसा होता है संतृप्त वसा होता है। हालांकि ये 100% ये बात सही नहीं है। कुछ कुछ ऐसे भी मैंने बताया था कि पेड़ पौधे हैं जिनमें संतृप्त वसा पाया जाता है। कुछ ऐसे जो है जीव है जिसमें असंतृप्त मुख्य रूप से वसा पाया जाता है, क्योंकि असंतृप्त वसा देखा जाए तो सामान्यतः तो वनस्पति में पाया जाता है। लेकिन मैंने बताया भी था कि मछली एक ऐसा जीव है जिसके तेल में असंतृप्त वसा पाया जाता है, संतृप्त नहीं, अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। अब यह अनसैचुरेटेड जो फैट होता है उसका सेवन जब आप करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभदायक होता है, स्वास्थ्य सही रहता है। लेकिन सैचुरेटेड फैट का जिस सेवन अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लाभदायक नहीं होता है। क्यों? कारण क्या है? मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि वहां पे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जम जाने के कारण, धमनियों में जम जाने के कारण कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या मुख्य रूप से हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वह ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि प्रेशर पड़ता है सीधे सीधे हार्ट पे। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको एग्जाम्पल भी बताया था। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी का आज हम लोग का 13वां क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग मुख्य रूप से वसा तक हम लोगों ने कवर किया। इससे पहले हम लोग लाइव वाले क्लास में पूरा पाचन क्रिया जो है, पाचन तंत्र जो है, एंड डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है उसको पूरा कवर कर चुके थे। और साथ ही साथ देखे थे मुख गुहा में जो दांतों की संख्या है उससे रिलेटेड जो प्रश्न जैसे पूछा जा सकता है। स्केलेटन सिस्टम के बारे में मैंने बताया था, अच्छी कंकाल क्या है। फिर से हम लोग देखे थे उपांगी कंकाल क्या है। फिर मैंने ये भी बताया था कि टोटल जो अच्छी कंकाल है उसकी संख्या 80 है, 80 है। जिसमें आपको चेहरे में पूछा जाए कि कितनी हड्डियों की संख्या है तो 14 है। और मुख्य रूप से कपाल में अगर पूछा जाए तो मुख्य रूप से 8 हड्डियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बताया था। फिर मैं बताया था कि सबसे मजबूत हड्डी कौन है, सबसे कमजोर हड्डी कौन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन है, सबसे छोटी हड्डी कौन है। एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, इस तरह से दोनों कानों को मिला दिया जाए तो 6 हड्डियां होती हैं। सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वह जबड़े की निचले भाग वाली हड्डी होती है। ठीक ना? फिर से देखा जाए तो जो चेस्ट होता है उसमें टोटल वक्ष गुहा में यानी 12 जोड़ी हड्डियां होती हैं, जिसमें से 10 जोड़ी जो होती हैं जुड़े होती हैं, 2 जोड़ी फ्लोटिंग बोन्स का कार्य करता है। ये सभी कंकाल तंत्र के बारे में, ये सभी चीजें जो है हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे वाले पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे वाले पार्ट को कवर करने से पहले मैं पहले बता दूं कि प्ले स्टोर पे आप जाके अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करना हो तो नोटबुक एडू फॉर ऑल सर्च कीजिएगा तो आपको हमारा ऐप दिखाई दे देगा। डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रजिस्टर करेंगे, जो भी चीज परचेज करना चाहते हैं आसानी से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वसा के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था। यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न आपसे कि कौन कौन से तत्व, कौन कौन से परमाणु इसमें विद्यमान है, तो आप वही बताएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। मुख्य रूप से यह कार्बोहाइड्रेट में भी यही तत्व होते हैं, वसा में भी यही तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, फिर सबसे ज्यादा एनर्जी इससे मिलती है 9.3 किलो कैलोरी। में बताया था कि 1 ग्राम अगर वसा का पूर्ण दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो 9.3 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा आपको मिलती है। अब यह दो तरह के वसा होते हैं, असंतृप्त और संतृप्त वसा। मैंने बताया यह अधिकतर जो होता है असंतृप्त वसा वह हमेशा ज्यादातर वनस्पति तेल में पाया जाता है। मैंने ये भी बताया था आपको वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बनता है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा। फिर मछली के तेल और वनस्पति तेल में पाया जाता है, मैंने बताया था।
और संतृप्त वसा जो है फैट है, सैचुरेटेड जो फैट है वो ज्यादातर जो है एनिमल्स जो फैट है उसमें पाया जाता है, लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस भी है, नारियल का तेल हो गया, ताड़ का तेल हो गया, इसमें संतृप्त वसा पाया जाता है। हालांकि जो संतृप्त वसा है वो शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, यह मैंने पिछले क्लास में बताया था। वसा के कार्य क्या है? ऊर्जा का संचयन करना, त्वचा के नीचे रहकर जो है समताप के मुख्य रूप से शरीर के अंदर के ताप को बाहर जाने से रोकना और बाहरी के ताप को अंदर आने से रोकने का काम जो है वो वसा मुख्य रूप से करता है। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोटीन के बारे में। अब प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक नाइट्रोजन से बना हुआ ही यौगिक है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें बाद में जब ये बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है, तो आपको पता है कि प्रकृति में 78% जो वायुमंडल है उसमें 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन उस नाइट्रोजन को जीव जंतु या मनुष्य जो है डायरेक्टली नहीं ले सकता है। हालांकि हम लोग जब हवा लेते हैं, श्वसन ले करते हैं, तो उस समय हवा के माध्यम से जो फेफड़े में गैस जाता है उसमें सभी गैसें जाते हैं, ये नहीं कि क्षण की नाइट्रोजन अलग चला जाता है, अलग चला नहीं, सभी गैसें जाता है। बशर्ते हमारे शरीर में कोई उसका डायरेक्टली यूज करने वाला कोई तत्व, कोई जो है यौगिक या मुख्य रूप से कोई अंग विद्यमान नहीं है, तो वैसे ही जैसे अंदर लिया जाता है वैसे उसको बाहर छोड़ दिया जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए इसका निर्माण होता है तो आप देखेंगे मिट्टी से, फिर पेड़ पौधों के द्वारा निर्माण होता है, उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसमें तत्व विद्यमान होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यह क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी पूछ चुका है कि इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार तत्व जो है प्रोटीन में विद्यमान होते हैं। इस शब्द का प्रयोग जो है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्जीलियस ने किया था। ठीक ना, उसके बाद से देखा जाए तो प्रोटीन क्या है? एक बहुलक है जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण होता है, और यही अमीनो अम्ल में वह बाद में जाके डाइजेस्टिंग सिस्टम वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वह जब टूटता है तो पूर्ण रूप से क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। हालांकि प्रोटीन की पाचन की शुरुआत अगर बताया जाए तो कहां से शुरू होता है? अमाशय से शुरू होता है, उससे पहले प्रोटीन का पाचन शुरू नहीं होता है। और पूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन कहां पे होता है? तो वह छोटी आंत में होता है। लेकिन शुरुआत की बात किया जाए कि कहां से होता है, तो वह होता है अमाशय से, जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकलता है, जो कि एक प्रकार का एंजाइम होता है, जिसमें आप देखेंगे कि पेप्सिन और रेनिन दो प्रकार के एंजाइम निकलता है, जिसमें पेप्सिन जो होता है वो भी प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ने का काम करता है, और रेनिन भी जो होता है वो भी प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ने का काम करता है। बशर्ते अंतर यही है कि जो रेनिन एंजाइम है, जो जठर ग्रंथि से निकलता है, जो जठर रस से निकलता है, अमाशय से निकलता है, वह रेनिन जो है दूध में आए हुए प्रोटीन को तोड़ने का पेप्टोन्स में कार्य करता है। ठीक है, तो इसको मैंने बता दिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे चला। अब मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व विद्यमान होते हैं, और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। इसमें से 10 अमीनो अम्ल का संश्लेषण शरीर स्वयं कर देता है, इसलिए अनावश्यक अमीनो अम्ल इसको कहा जाता है। जबकि 10 जो अमीनो अम्ल है उसकी आपूर्ति शरीर नहीं कर पाता है, इसके लिए इसको बाहरी चीजों पे डिपेंडेबल होना पड़ता है, जो कि प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन आवश्यक क्यों है आगे मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा, क्योंकि प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी कोशिका का विभाजन आपको पता है कि शरीर में दो तरह का होता है, एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें भी प्रोटीन का कार्य है, और अर्धसूत्री विभाजन में जनरेशन का निर्माण होता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, डीएनए ट्रांसफर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बट जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें एक ही शरीर की कोशिकाएं जो है वह बढ़कर अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिससे क्या बनता है? हमारा उत्तक बनता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, और वह अंग बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। यानी एक बच्चा होता है, बच्चे से फिर शिशु से बड़ा होता है, किशोर अवस्था में पहुंचता है, तो वह जाते जाते यंग अवस्था जब आता है तो क्या होता है? उसका शरीर का अंग बढ़ता है। तो बढ़ने के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक जो है वो क्या है? आपका प्रोटीन है। ठीक ना, प्रमुख स्रोत अगर बात किया जाए कि प्रोटीन किन किन स्रोत से मिलता है, कहां से मिलता है, तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे दाल से मिलता है। अच्छा, दाल की अगर बात किया जाए तो भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है दाल का, इसीलिए मुख्य रूप से निर्यातक नहीं है बल्कि आयातक है। आयातक मतलब किसी दूसरे देश से मंगाना पड़ता है, क्योंकि जितने ज्यादा मात्रा में हमारे वहां दाल होता है उतने ही ज्यादा मात्रा में उसको कंज्यूम भी किया जाता है, खरीदा भी जाता है, उसको लिया भी जाता है, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होने के नाते। ठीक ना, फिर सोयाबीन हो गया, सोयाबीन का बीज हो गया, दूध हो गया। ठीक ना, दूध को भी एक संतुलित आहार माना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए स्पष्ट रूप से तो संतुलित आहार दूध नहीं है। कारण क्या है कि उसमें विटामिन सी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लैक्टिक अम्ल देखने को मिलेगा लेकिन विटामिन सी देखने को नहीं मिलेगा। तो संतुलित आहार पूर्णतः नहीं है, लेकिन संतुलित आहार माना जाता है। तो फल हो गया, मटर हो गया, पनीर हो गया, ये सभी जो है यह किसके स्रोत है? प्रोटीन के स्रोत है। लेकिन सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि सोयाबीन में पाया जाएगा, हालांकि इसमें
प्रोटीन जहाँ पे ज्यादा होता है वहां पे उष्मा भी ज्यादा होता है। जैसे अंडा, जैसे जो लोग नॉनवेज जो लोग खाते हैं उसमें देखा जाए जो अंडा है, वो अंडा का जो याल्क होता है उसमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो होता है वो गर्म होता है। ठीक है, तो व्हेल की त्वचा के नीचे वसा वेलर ब्लबर के रूप में पाई जाती है। भोजन में देखा जाए प्रोटीन की कमी से क्या होता है, शारीरिक और मानसिक वृद्धि अगर जो है रुक जाएगी, अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो कुपोषण का शिकार हो सकता है व्यक्ति। ठीक है, तो इसकी कमी से प्रोटीन कैलोरी मैलन्यूट्रिशन कहते हैं, और बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, मैरास्मस जिसको कहा जाता है वह हो जाता है, या क्वासिक्युआर्कर रोग हो जाता है, मुख्य रूप से इसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। ठीक ना, तो याद रखिएगा प्रोटीन का कार्य क्या है। परिवहन प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, पूरे शरीर में परिवहन का काम करता है। ठीक है, सीरम एल्ब्यूमिन हो गया। फिर हार्मोन के रूप में प्रोटीन का क्या कार्य है, जैसे इंसुलिन हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया। फिर संकुचनशील प्रोटीन जैसे एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया। एंजाइम्स में भी प्रोटीन का काम है, जैसे हेक्सोजाइजेन पेप्सिन एंजाइम के बारे में मैंने बताया था आपको कि वह जठर ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, और प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ने का कार्य करता है। फिर रक्षात्मक प्रोटीन के रूप में देखा जाए तो जो एंटीबायोटिक्स होता है उसके रूप में भी कार्य करता है। संरचनात्मक प्रोटीन में देखा जाए जैसे बाल और नाखून में जो होता है वह कौन सा प्रोटीन होता है, याद रखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, किरेटिन होता है। तो बालों में या नाखून में, जो नाखून बढ़ने का कारण है, बाल बढ़ने के जो कारण है, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, किरेटिन नामक प्रोटीन इसमें विद्यमान होता है। फिर हड्डियों में भी प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कोलेजिन। तो कोलेजिन नामक जो प्रोटीन है वो हड्डियों में पाया जाता है। फिर देखा जाए स्टोरेज प्रोटीन के रूप में देखा जाए तो एल्यूमिन जो है या ग्लूटेलिन जो है, ये दोनों जो है, ग्लूटेलिन हो गया या एल्यूमिन जो हो गया, स्टोरेज प्रोटीन के रूप में ये मुख्यतः कार्य करने का काम करता है। ठीक है, अब अगला हम लोग का पॉइंट है जो है वो है विटामिन। तो विटामिन हम लोग जो है नेक्स्ट डे कवर करेंगे, और विटामिन का हम पार्ट भी लेके आएंगे पूरा। विटामिन ए के स्रोत कौन है, इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा होता है रोग, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग करके। तो कल हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।